नमस्कार साथियों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस केएस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 17 जनवरी 2024 के द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के उन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी अपकमिंग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथ ही राउज आईएएस की डीएनएस की हिंदी की अगर ये पहल आपको अच्छी लग रही है, देन आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से स्पेशली, उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर सभी के सभी बच्चे कमेंट देंगे। ठीक है, कि इसका आंसर क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दिए और तीनों क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए कि पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड का ये, थर्ड का ये। ठीक है, फिर वापस आते सेशन पर कि सेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो 4 आर्टिकल्स आज के इस सेशन में हमें डिस्कस करने हैं। तो 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से संबंधित है, जो कि आईसीएमआर कहलाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, द हिंदू के पेज 14 पर आपको देखने को मिल जाएगा। हिमालयी भेड़िया डाउन टू अर्थ से रिलेटेड आर्टिकल है। क्यों है महत्वपूर्ण, इतना क्यों है? क्योंकि पहली बार आईयूसीएन ने इसका मूल्यांकन किया है, असेसमेंट किया है। ठीक है, तो शायद प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स अब आने वाला है जल्दी, आई होप आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी में लग गए होंगे जो भी इस बार पेपर देंगे, तो ऐसी संभावना है कि डाउन टू अर्थ का जो आर्टिकल है हिमालयन भेड़िया, हिमालयन वुल्फ से संबंधित, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थर्ड आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है थिरुवल्लुवर से संबंधित, जो कि पेज नंबर 4 पर आपको देखने को मिलेगा द हिंदू में। देन अगेन गिग अर्थव्यवस्था द हिंदू के पेज नंबर 4 पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें से जो गिग अर्थव्यवस्था वाला आर्टिकल है उसको हम मेंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे, पहले 3 आर्टिकल्स को हम देखेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। पहला आर्टिकल है आपका, आईसीएमआर ने क्या किया है? आईसीएमआर ने यह कहा है कि जो 2000, इस आर्टिकल का संदर्भ समझते हैं सबसे पहले, कि 2019 में आईसीएमआर ने जो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट बनाई थी, ठीक है, आवश्यक निदान सूची, उसको अब 2024 में ये क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तो संदर्भ है जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये बॉडी आईसीएमआर, क्योंकि क्वेश्चन आईसीएमआर पर बन सकता है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी देखिए अलग अलग डिफरेंट अपेक्स बॉडी हो, चाहे आपका वैधानिक निकाय हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो, इन पर क्वेश्चन पूछता ही रहता है। जैसे एक अपेक्स बॉडी है, 2022 में यूपीएससी ने इस अपेक्स बॉडी पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी प्रीलिम्स में 2022 में। ठीक है, तो भविष्य में संभावना है कि आईसीएमआर के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, तो आईसीएमआर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं। ठीक, अगर इसके फुल फॉर्म की अगर आपको बात करनी है तो देन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण बातें सीखें तो सबसे पहले एक अपेक्स बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए, एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है ना। देन उसके बाद 1860 के सोसाइटी एक्ट, 1860 के सोसाइटी एक्ट से संबंधित है या उसमें रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो लिस्ट है, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो वही पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं कि 1860 के सोसाइटी अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित है। राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची, नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट में उन आवश्यक और सबसे बुनियादी परीक्षणों, है ना, इस बुनियादी परीक्षणों का मतलब यहां पर बेसिक टेस्ट हैं, कि सूची दी जाती है जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें ग्रामीण स्तर, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। तो अगर आईसीएमआर पे जैसे क्वेश्चन बना या फिर एनईडीएल पर क्वेश्चन बना, तो ऐसी संभावना है कि ये जो पॉइंट है वहां पर पूछा जा सकता है।
ठीक है, इनमें से घुमा फिरा के, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह तृतीयक स्वास्थ्य, केवल तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र पूछ ले आपसे। डब्ल्यूएचओ ने असेंशियल जो आपकी डायग्नोस्टिक लिस्ट है उसको 2018 में जारी किया था, 2019 में आईसीएमआर ने नेशनल असेंशियल या राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची को जारी कर दिया था। लेकिन जो हमने असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट बनाई थी, आवश्यक निदान सूची, वो हमारी डब्ल्यूएचओ से इतर थी या डब्ल्यूएचओ से बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्यों? क्योंकि ये हमारी भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं पर आधारित है, उनके परिदृश्यों पर आधारित है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आईसीएमआर से संबंधित, और भविष्य में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको इसके बिहाफ पर दे देता हूं। ठीक है, अब इस अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते करते देखिए क्या फायदा होगा। पहला फायदा तो यह होगा कि आईसीएमआर के बारे में सारी की सारी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। भविष्य में अगर इन पॉइंट से कुछ ना कुछ पूछा गया, इससे रिलेटेड या इससे संबंधित या फिर इससे मिला जुला कुछ पूछा गया, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं कि यार हमने पढ़ा तो था वहां पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एक वैधानिक निकाय है। दूसरा है एनईडीएल उन आवश्यक परीक्षणों को सूचीबद्ध करती है जो केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के तृतीयक स्तर पर उपलब्ध होने चाहिए। राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची पूरी तरह से डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी आवश्यक निदान सूची के पहले संस्करण पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगेन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और टोटल जैसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इसका आंसर ये, अगला मैं क्वेश्चन दूंगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 इसका आंसर ये। इस टाइप से आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं। अगला आर्टिकल मैंने क्यों इंक्लूड किया है? अगेन क्योंकि अपकमिंग प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आईयूसीएन ने पहली बार असेसमेंट किया है हिमालयन वुल्फ का। ठीक है, और इसको शामिल किया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, सुभेद्य कैटेगरी में या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में। ठीक है, तो हिमालयन वुल्फ के बारे में पूछा जा सकता है, और ये हिमालयन वुल्फ का साइंटिफिक नेम है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए, कैनिस ल्यूपस चांको के नाम से। ठीक, अब ये हिमालयन वुल्फ कहां पाया जाता है? जैसे भारत में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, भूटान में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है। तो कहां कहां पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी स्पीसीज के बारे में आईयूसीएन से संबंधित इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछती रहती है। 2023 में आईयूसीएन से संबंधित यूपीएससी ने सवाल पूछा था। तो आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए कि कोई भी स्पीसीज है या आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कोई हाल ही में अगर कोई स्पीसीज शामिल हुई है उसके बारे में जानकारी आपको हो। तो कहां कहां पाया जाता है? अगेन जैसे मैंने भारत, चीन, नेपाल, भूटान में बताया, 10,000 से 18,000 तक की फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य कैटेगरी में है, सुभेद्य श्रेणी में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में है, अनुसूची 1 में है। यह हिमालयी क्षेत्रों, भारत में यह हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, लाइक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, और कहां? अल्पाइन घास के मैदानों में और अन्य घास के मैदानों में, अल्पाइन घास के मैदानों में या अन्य घास के मैदानों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब ये शिकार करता है, जो लोकल याक होते हैं, लोकल आपकी जो जंगली भेड़ें होती हैं, उनका शिकार करके वो खाता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। आईयूसीएन के असेसमेंट में यह भी बताया गया है कि इसकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। अब कम क्यों हो रही है? अगेन वही हंटिंग इसका एक कारण है, इंक्रोचमेंट एक कारण है। ठीक है, ये बहुत सारे कारण हैं जो हमें जानने चाहिए। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पाया जाता है। इसके अलावा एक ल्यूपिन शिकारी है जो हिमालय में पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है मैंने आपको बता दिया। इसकी संख्या का अनुमान आईयूसीएन के अनुसार भारत में 227 से 378 के बीच लगाया जा रहा है,
और ज्यादातर जैसे आपको देखने को मिलेंगे जैसे लद्दाख में, स्पीति घाटी में आपको देखने को मिल जाएंगे। IUCN की सूची में सुभेद्य कैटेगरी में, एंड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये पाए जाते हैं। तो ये आर्टिकल अगेन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि पहली बार असेसमेंट ऐसा कुछ हुआ एंड देन उसको IUCN की उस स्पीसीज को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया। और उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, IUCN का कैटेगरी क्या है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में किस कैटेगरी में आता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल था डाउन टू अर्थ का। ठीक, इससे संबंधित अगेन एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं। हिमालय भेड़िया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? यह चीन, नेपाल, भारत और भूटान में पाया जाता है। यह IUCN की लाल सूची में सुभेद्य श्रेणी में शामिल है। 2010 में IUCN की लाल सूची में पहली बार इसका मूल्यांकन किया गया, या IUCN द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया 2010 में, या अभी हाल ही में, ये कंटेक्स्ट में है तो हाल ही में किया गया है 2024 में। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। एंड देन अगेन इसका उत्तर कैसे देना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 इसका आंसर ये। तो अगर अब देखिए, अब जब टाइप करेंगे आप, दो तरीके के बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई कर रहे हैं, पूरा भी टाइप कर देते हैं सर उसका आंसर ये होगा, इसमें ये चीजें हैं। इससे क्या होगा? अगेन टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, दोबारा से फिर से ये पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बना वो रिवाइज हुए। थर्ड टाइम जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो फिर से रिवाइज हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम आप दें, या UPSC CSC के एग्जाम की बात करें, और भविष्य में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना और इसके आसपास भी आप पहुंचे तो काफी अच्छे से उस क्वेश्चन को आप टैकल कर ले जाएंगे। तो ये फायदा होता है प्रैक्टिस का या फिर रिप्लाई देने का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब जितने भी लोग वीडियो देखें, सारे के सारे लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं। तो थर्ड आर्टिकल का जो कंटेक्स्ट वो ये है कि 16 जनवरी को थिरुवल्लुवर जो है दिवस मनाया जाता है। कहां? थिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर हुआ क्या है कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने भगवा वस्त्र पहने तमिल कवि संत थिरुवल्लुवर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके, और उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा का संत बताकर एक विवाद को पुनर्जीवित किया है। जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा सफेद वस्त्र और बिना किसी धार्मिक चिन्ह के तिरुवल्लुवर के आधिकारिक चित्र को सोशल मीडिया पर साझा करके राज्यपाल की कार्यवाही का जवाब दिया है। देखिए कंटेक्स्ट जो है वो थोड़ा पॉलिटिकल है और इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। अगर देखा जाए तो कंटेक्स्ट से हमारा इतना कोई लेना देना नहीं है। यहां अगर कोई महत्वपूर्ण बात है जो प्रीलिम्स में जिनके बिहाफ पर क्वेश्चन बन सकता है वो है तिरुवल्लुवर। क्यों? क्योंकि UPSC ऑलरेडी 2022 में इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहां पर व्यक्ति के बारे में और ये किन धर्म से जुड़े हुए हैं ये पूछा हुआ है। जैसे आर्यदेव क्या जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, नाथ मुनि क्या वैष्णव विद्वान थे, ऐसे पूछा हुआ है। एंड सेकंड क्वेश्चन कौटिल्य अर्थशास्त्र से संबंधित 2022 में पूछा गया। तो भविष्य में ऐसी संभावना है कि थिरुवल्लुवर के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए थिरुवल्लुवर जो कवि थे उनके बारे में सारी जानकारी जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है उसको हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं उनके परिचय के बारे में। इन्हें वल्लुवर भी कहा जाता था। ठीक है, तिरुवल्लुवर को वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। संगम साहित्य या संगम कालीन एक प्रसिद्ध तमिल कवि और तमिल दार्शनिक और कवि थे। ठीक, इनके कार्यों के अलावा इनके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है, ना ही कोई एक निश्चित समय काल के बारे में पता है इनके। ठीक है, विद्वानों द्वारा इनके ग्रंथ, अब देखिए ग्रंथ क्या है, फिर इस पे वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ग्रंथ किससे संबंधित है। तो थिरुकुरल ग्रंथ है किनका? तिरुवल्लुवर से संबंधित, और अन्य तमिल ग्रंथों को आधार बनाकर इनके जीवन के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं।
ऐसा माना जाता है कि वह मायलापुर शहर में रहते, जो आज के समय में चेन्नई के आसपास का क्षेत्र है। तो यहां से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकलते हैं? एक तो उन्हें वल्लू वर के नाम से जाना जाता था, ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे और कवि थे। इनका एक ग्रंथ भी था, इस ग्रंथ का नाम है थिरुक्कुरल। ठीक है, थिरुक्कुरल किससे संबंधित है? तिरुवल्लुवर से। तो मैं इतनी बार यहां पर रिपीट करूंगा कि आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। इनके महत्वपूर्ण कार्य, इनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुकुरल या कुराल, ठीक है, तिरुकुरल या कुराल की रचना की गई थी, जिसकी तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की जाती है। तो अगेन तिरुकुरल या कुराल संगम साहित्य में रचना की गई थी। तो यह किससे संबंधित है? अगेन तिरुवल्लुवर से संबंधित है। ठीक है, अब जब जैसे साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वैसे ही बहुत सारे टफ नेम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तिरुकुरल के बारे में जानते हैं। अब तिरुकुरल क्या है? 1330 दोहे का एक संग्रह है और दोहों को कहा है कुराल। ठीक है, जो नैतिकता, शासन, प्रेम और आध्यात्मिक सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। इस तिरुकुरल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? आराम, पोरुल, इनवाम। आराम जो है वो धार्मिकता, सत्यता, सत्य, कृतज्ञता, करुणा जैसे गुणों पर चर्चा करता है। ये एक धार्मिक जीवन जीने और सभी परिस्थितियों में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। देखिए इतिहास का जैसे ये पॉइंट है, ये सब रटने वाले पॉइंट है, बार बार इसको रिवाइज करना है, रटना है, तो इसमें कोई साइंस तो है नहीं। ठीक है, तो किसी के लिए थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है ये, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये अगेन रटने वाले हैं, बार बार रिवाइज करने वाले हैं। जब यहां से क्वेश्चन आएगा तब इसकी महत्ता का पता लगेगा। ठीक है, पोरुल यानी कि धन, यह शासन, अर्थव्यवस्था और मित्रता सहित सांसारिक मामलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इनवाम यानी कि प्रेम, यह मानवीय भावनाओं, प्रेम और पारिवारिक जीवन की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। इन्होंने राज्य के अपने सिद्धांत को 6 तत्वों का उपयोग करके प्रस्तुत किया। तो राज्य के सिद्धांत में 6 तत्व कौन कौन से हैं? पहला, सेना, सेना को कहा पतई, प्रजा को कहा कुटी, खजाना को कहा कुल, मंत्री को कहा अमाइकू और सहयोगी को नतपू एंड किले को अरन। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वर्ड्स के बेसिस पर भी यूपीएससी में हिस्ट्री में तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगेन कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें देखने को मिले कि इनका जो संगम साहित्य में जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, जिसकी रचना की थी उसका नाम था तिरुकुरल या कुराल। इसके अलावा इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है थिरुकुरल, तो ये भी इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने लिखा है साहित्य में। ठीक, और तिरुकुरल को 3 वर्गों में विभाजित किया है, एक आराम है, एक पोरुल है और एक है इनवाम। पोरुल का मतलब धन, इनवाम का मतलब प्रेम। अब तीनों का यहां पर अर्थ समझा दिया। राज्य से संबंधित जो इनके सिद्धांत है, जिनको इन्होंने 6 तत्वों में बांटा था, इसको भी मैंने यहां पर क्लियरली आपको बता दिया कि 6 तत्व कौन कौन से थे। सेना था, प्रजा, खजाना, मंत्री, सहयोगी और किले। ठीक है, तो ये तिरुकुरल को बांटा गया है 3 वर्गों में, उस बिहाफ पर यहां पर क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है, और साउथ का जो हिस्ट्री है बार बार रिवाइज तो करना पड़ता ही है, साथ में यहां से क्वेश्चन की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, चलिए एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको देख देता हूं तिरुकुरल से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। इसकी रचना का श्रेय संगम युग के कवि थोल्कापियम को दिया जाता है। इसका इनवाम खंड पारिवारिक जीवन की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। आराम खंड संबंध धार्मिक जीवन व नैतिकता मूल्यों से है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? और मैं गारंटी भी दे रहा हूं कि सारे के सारे बच्चे फिर से इसको बैक करेंगे, फिर से इनवाम को पढ़ेंगे, आराम खंड को पढ़ेंगे, पोरुल को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उत्तर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस टॉपिक पर जहां भी आपने प्रीलिम्स की जो भी कॉपी बना रखी है
इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको एक हैशटैग करके नाम देके, ठीक है, एंड छोटी छोटी बातों को लिख लेना प्रीलिम्स के हिसाब से, जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने बताई, एंड देन इसका भी उत्तर आपको देना है। ठीक, चलिए थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं, सॉरी लास्ट आर्टिकल की बात करते हैं। गिग वर्कर बिल इन नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग दुष्यंत। तो दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जब भी अपकमिंग जो कैबिनेट मीटिंग होगी तो फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड, तो वहां पर बात करेंगे वो कि गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए। ठीक है, तो यहां से कंटेक्स्ट अगेन पॉलिटिकल है, लेकिन हमें गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी या गिग अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहिए। अगेन इसको आप कनेक्ट कर सकते हो GS3 के इकोनॉमी वाले सेक्शन से। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं या मेंस के लिए कोई भी टॉपिक का जब हम रेडी करें तो हमें पता होना चाहिए कि उस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं, ताकि जब मेंस आए तो हम उस टॉपिक को उठाएं और सीधा रिवाइज करें, या फिर करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आए तो आप क्या कर सकते हैं कि भैया उन अपडेट्स में कुछ पॉइंट्स को ऐड करके उसको और आर्टिकल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो काफी अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे से उसको अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो गिग अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, क्या इससे संबंधित कोई डेटा है हमारे पास। ठीक है, क्या इसके विकास के कारण क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, लाभ है तो कुछ समस्याएं भी होंगी, इनको श्रम संहिता 2020 के तहत क्या सुरक्षा प्रदान की गई है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। चुनौतियों को ही समाधान कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो चुनौतियां हैं उनको ही सॉल्व कर दिए तो वो समाधान हो गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गिग अर्थव्यवस्था की परिभाषा की। तो ये दो परिभाषा हैं जिनमें से जो भी जिसको अच्छी लगे वो ले सकता है। जैसे गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन अल्पकालिक कार्यों के लिए संविदात्मक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नॉन परमानेंट यानी कि गैर स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। अब ये जो है आपको संविदात्मक और गैर स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, कैसे समझ में आएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से। इस एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे स्विगी है, स्विगी ने किसी बंदे को मान लीजिए हायर किया है ना, अब ये डिलीवरी पार्टनर है। डिलीवरी पार्टनर का काम क्या है कि भाई रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट से अपना सामान जो भी भोजन का सामान है वो उठाया और सामने वाले ने जिसने ऑर्डर किया उस तक पहुंचा दिया, बदले में कुछ डिलीवरी चार्जेस उसको मिल गए, जो पैसे उसको मिल गए। तो ये किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। डिलीवरी पार्टनर जो हो गए सारे के सारे, जैसे उबर ईट्स हो गया, जैसे आपका जोमेटो हो गया है ना, स्विगी हो गया, जेप्टो हो गया, ये सब क्या है, या फिर ब्लिंकिट हो गया, ये सब क्या है, गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, है ना, जब मन किया लॉगिन किया, जब मन किया लॉग आउट किया, उतनी देर काम किया। तो ये सब अल्पकालिक नॉन परमानेंट है ना, नॉन परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर भी कंपनियां कहीं कहीं पर रखती हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके गिग वर्कर से रिलेटेड। चलिए आगे बात करते हैं कुछ डेटा की। जैसे अगर हम बात करें बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में, ठीक है, इनके द्वारा बोला गया कि 2020 के एक अध्ययन में गिग इकोनॉमी नौकरियों का अनुमान 8 मिलियन है। भारत में लगभग 8 से 10 वर्षों में गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 90 मिलियन नौकरियों तक बढ़ सकता है, जिसका भारतीय जीडीपी योगदान 1.25% होगा। यह कहना है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का, ठीक है, माइकल एंड सुजैन फाउंडेशन का। नीति आयोग का कहना है कि रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के अनुसार 2029-30 तक भारतीय गिग कार्यबल का विस्तार 23.5 मिलियन श्रमिकों तक होने की उम्मीद है, जो कि मौजूदा 7.7 मिलियन से लगभग 200% अधिक होगा। ठीक है, यह कहना है नीति आयोग की रिपोर्ट का, और उसका बाइफरकेशन भी किया हुआ है। कैसे किस तरीके से कि जैसे पर्सनल सर्विसेज हैं, मान लीजिए कोई ड्राइवर रख लिया आपने, अब उसका पीएफ तो काट नहीं रहे आप, उसको इंश्योरेंस तो दे नहीं रहे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर हैं, श्रमिक है, वो काम करते हैं, अगेन वो श्रमिक वो भी गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक में जो लोग काम करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सेक्टर, तो ये जो लोग हैं
ये जो इसमें बाइफरकेट कैसे ही किया हुआ कि पर्सनल सर्विसेज में ज्यादा लोग काम करेंगे, ठीक। इसके अलावा कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से भारत में या पूरे विश्व में गिग अर्थव्यवस्था धीरे 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 बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? पहला कारण है डिजिटल संचार का विकास या डिजिटल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट। देखिए, जैसे जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे गिग इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक, जो फिजिकल बैरियर है, ठीक है, भौतिक जो रुकावट है वो अब नहीं रही। आपको डिजिटली अगर काम करना है तो आपके पास एक फोन होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आजकल इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है ना। तो उसके बेसिस पर आप सीधा काम करना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कंपनी को भी फायदा हो जाता है। कंपनी को यह फायदा हो जाता है कि उसकी परिचालन लागत में कमी आ जाती है। तो कंपनियां क्या करती हैं? ज्यादातर कोशिश करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को लिया जाए, नॉन परमानेंट बेसिस पर लोगों को लिया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें पीएफ नहीं देना पड़ेगा, पीएफ में एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इनको पीएफ नहीं देना पड़ेगा। बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं वो देनी पड़ती है, लाइक इंश्योरेंस देना पड़ता है, वो भी नहीं देना पड़ेगा, और हमारा काम भी होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। ऑनलाइन अगर मान लीजिए कुछ काम ही पूरे तरीके से ऑनलाइन है तो उनको कोई ऑफिस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑफिस लेंगे तो भाई वहां पर एम्प्लॉय को बिठाने के लिए चाहिए, है ना, तो अब अगेन इंफ्रा में खर्चा होगा, पैसे आपके फिर से लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में लगेंगे, उनको खाना देना पड़ता है, बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कंपनियों की कम हो जाती है। इसलिए गिग अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है भारत में लगातार। श्रमिकों के लिए लचीलापन है। लचीलापन क्या है? भाई लोग क्या करते हैं, एक जगह की जगह दो जगह काम कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे काम करके क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। या फिर जैसे अगर एग्जांपल लूं, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में कुछ छोटा मोटा काम भी करते होंगे, कुछ जॉब करते होंगे 3-4 घंटे की, ताकि जितने भी हमारे बुक्स से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो निकल के आ जाएं। तो कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वर्क आवर्स की। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टाइम 8 घंटे जॉब करनी है, 10 घंटे जॉब करनी है, ऐसा वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उबर ओला का एक एग्जांपल ले सकते हैं। उबर वाला जब मन करता है लॉग इन करके भैया राइड लेना शुरू कर देता है, ओला वाला भी सेम करता है। जब उसका मन नहीं करता तो लॉग आउट कर देता और राइड नहीं लेता है, ठीक है, और अपने घर चला जाता, मन नहीं करता। तो श्रमिकों का जो लचीलापन है ना, और काम करने के जो आवर्स हैं वो व्यक्ति पर ही डिपेंड करें, तो उसकी वजह से भी गिग अर्थव्यवस्था के विकास का कारण ये बना हुआ है। जैसे आपने अगेन फिर और एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारे ओला उबर से जब मैं जाता हूं तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, कोई रात को ही चलाता है केवल ओला, दिन में कुछ और काम करता है, तो इससे इनकम भी थोड़ी बढ़ जाती है। औपचारिक रोजगार में मंदी, जैसे जो फॉर्मल सेक्टर है, अब कोविड के टाइम पे फॉर्मल सेक्टर में रोजगार की मंदी आ गई है ना, तो अब जिन लोगों को थोड़ा डिजिटली जो थोड़े से साउंड लोग हैं उनको थोड़ा अच्छे से जॉब मिल जाएगी। या फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो कि कोविड के टाइम पे भी खुले हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया, ताकि उनका बेस जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्री, जो लो इनकम फैमिलीज हैं, उनका घर तो चलना ही चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं औपचारिक रोजगार में जब मंदी होती है तो गिग अर्थव्यवस्था का विकास भी होता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों नई जनरेशन को गिग वर्क को प्रेफर करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। पहला, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक की जगह दो जगह काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, है ना, इसको फ्रीलांसिंग इकोनॉमी भी कह सकते हैं, गिग इकोनॉमी को, या ऑन डिमांड इकोनॉमी, जब जरूरत है जब व्यक्ति चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्क आवर है, वर्क लाइफ बैलेंस है, क्यों नहीं करना चाहिए। एक तो इनकम की अनसर्टेनिटी होती है, किसी महीने आपने कमा लिए फ्रीलांसिंग करके मान लीजिए 20,000, किसी महीने आपने कमाए 5,000, तो ऐसा कोई फिक्स इनकम आपके पास नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं भारत में, हमारी एक अनसर्टेनिटी दूर हो, हमारे को एक फिक्स इनकम आए, ठीक। इरेगुलर आवर्स हैं, ऐसा कोई फिक्स आवर्स नहीं है कि 8 घंटे हम काम करें उसके बाद परिवार के साथ जहां जैसा समय बिताना है ऐसा बिताएं। फ्यूचर प्लान्स, अनसर्टेनिटी ओवर फ्यूचर प्लान्स की भविष्य में क्या करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है, तो इसलिए नहीं फॉलो करना चाहिए और इसलिए फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर मेंस से रिलेटेड कोई आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप अगेन इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं विद डेटा, ठीक। अब बहुत सारी हमें चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं
गिग इकोनॉमी से संबंधित, है ना, या फिर फ्रीलांसिंग इकोनॉमी से संबंधित। जैसे फ्रीलांसिंग इकोनॉमी की अगर हम बात करें या गिग इकोनॉमी की बात करें, तो श्रम जो व्यक्ति करता है या जो लेबर फोर्स होती है, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होते, राइट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे प्राइस है वो डिसाइड नहीं करता है, प्राइस सामने वाला डिसाइड करता है। बहुत सारी जगह यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ती है, जबकि आप नॉर्मली फॉर्मल सेक्टर में काम भी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारों की कमी होती है उसके पास। कोई ऐसा गारंटीकृत उसे लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कोई भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो स्कीम है वो कोई उसको मिलेगी ही नहीं। क्यों? पीएफ से वो बचेगा, कंपनी बचेगी पीएफ से, कंपनी बचेगी इंश्योरेंस से, है ना। तो ये सारी की सारी जो बेसिक सर्विसेज किसी फॉर्मल सेक्टर में मिलती हैं, उसके मुकाबले यहां गिग अर्थव्यवस्था में वो सारे के सारे लाभ इनको नहीं मिलते हैं, जो कि अन्य लोगों को मिलते हैं। तो कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार मतलब उनके पास जैसे कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा कुछ अधिकार नहीं है जो कि फॉर्मल सेक्टर में जिन लोगों के पास है, जो औपचारिक रूप से काम करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों का सृजन होगा ऐसे। तो अब ये भी एक इशू है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए, सबको औपचारिक क्षेत्र में लाया जाए। उससे क्या होगा कि एकदम मिनिमम जो वेजेस हैं, अगर कोई क्राइसिस आए तो कंपनी कम से कम मिनिमम वेजेस तो उनको देगी, कुछ इंश्योरेंस पीएफ जैसी सुविधाएं तो उनको मिलेंगी। अब अगर ऐसा नहीं होगा और इनफॉर्मल सेक्टर का जो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा डोमिनेंस में है, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जब ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो क्या होगा, अगेन जो गवर्नमेंट का एक तो एम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर फॉर्मल सेक्टर की ओर ये जो लोग जाते हैं तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है, तो वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा। देखिए आज के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिजिटल लिटरेसी उनके पास है, तो काफी अच्छे से गिग वर्कर्स में काफी अच्छे से वो फायदा उठा सकते हैं। जिनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। एटलीस्ट चलिए रोजगार का एक साधन जैसे उबर ओला में आप देखेंगे तो लोगों को पेटीएम यूपीआई ये तक चलाना नहीं आता है। जबकि हम बात करें दूसरी ओर जिनको डिजिटल लिटरेसी है वो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से ओला उबर चला के भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कुछ चुनौतियां हैं गिग अर्थव्यवस्था में जो हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी करके टोटल 5 चुनौतियां हमें देखने को मिल सकती हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं मेंस के अपने आंसर में। इसके अलावा श्रम संहिता के तहत गिग श्रमिकों को प्रदान की गई सुरक्षा, तो जो लेबर कोड आए थे 2020 में, सामाजिक सुरक्षा संहिता है 2020 में, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं गिग अर्थव्यवस्था के जो श्रमिक हैं उनके लिए सरकार कदम उठा रही है। जैसे भारत में श्रम सुधारों को लागू करने का प्रयास करने वाले श्रम संहिताओं ने अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों की उपस्थिति को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 सभी गिग श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है और साथ ही में केंद्र और राज्य सरकारों को गिग श्रमिकों के लिए बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित करने की योजना बनाने का आह्वान भी करती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो देन अगेन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है, चुनौती ये भी हो सकती है कि जो हमने सोचा था, जो भी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में हमने कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट ने, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही बात की है एक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी एग्रीगेटर है या जितने भी प्लेटफॉर्म है लाइक स्विगी है, जोमेटो है, जेप्टो है, लाइक उबर है, ओला है, ये सब के सब उसमें कॉन्ट्री करें। एंड देन कॉन्ट्री करने के बाद इससे क्या हो कि कुछ इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज लाइक जो भी सामाजिक सुरक्षाएं हैं वो उन जो है गिग वर्कर्स को प्रोवाइड की जा सके। तो अभी तक ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, ना तो स्टेट वाइज भी और ना ही ओवरऑल जो आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में कहा गया था। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो भाई? तो आगे की राह चुनौतियों पर निर्भर करती है। अब वापस चलते हैं इश्यूज पर। तो भाई श्रम अधिकारों का कुछ जो आपके जो लेबर हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनको अधिकार दिए जाएं। उनको एटलीस्ट कुछ मिनिमम वेजेस से संबंधित या जो सामाजिक सुरक्षाएं हैं वो उनको प्राप्त हो जाएं।
जो भी नियम नीतियां बनाई जाए वो काफी स्पष्ट तरीके से हो और लागू भी हो। साथ में गिग श्रमिकों के लिए कानूनी अधिकारों का प्रावधान किया जाए, कोशिश की जाए कि फॉर्मल सेक्टर में इन्हें लेकर आया जाए। डिजिटल डिवाइड को हम दूर कर सकते हैं, एक तो ट्रेनिंग के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, और जो लोग ऑलरेडी डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल साक्षरता जिनके पास है उनको और अच्छी ट्रेनिंग देकर और आगे इनोवेशन के माध्यम से अगले स्तर पर हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं जिनसे गिग वर्कर्स की जो जीवन है वो बेहतर हो सके। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में जो हमने कहा है उसको हम पूरा करें। सामाजिक सुरक्षा कोष को गवर्नमेंट स्थापित करे और जो भी प्लेटफॉर्म है वो उसमें कंट्रीब्यूशन करें ताकि जो बेसिक सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं गिग वर्कर्स को और उनके जीवन यापन में आसानी भी हो और उनको बेहतर भी लगे कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें एक सुरक्षा भी महसूस हो साथ में। ठीक है, तो इस सारे के सारे काम करके हम गिग वर्कर्स के जीवन को सुधार सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ऐसे और कौन कौन से वे फॉरवर्ड हैं जो कि गिग वर्कर से रिलेटेड हो सकते हैं। देन आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स में करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।